Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 अप्रैल 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के भी न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। इस लेक्चर का जो अंत है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एंड मिस करोगे तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। लास्ट में आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस करना और जो भी आप पूरे लेक्चर में सीखोगे उसके बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फ़ायदा ये होगा अगर डायरेक्टली यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो उसके बेसिस पर आप ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, वहाँ पर आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके आपको फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन, वहाँ पे आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। नाउ बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको मैं टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के पर्पस से कवर करने वाला हूं। जैसे सबसे पहला आर्टिकल, ये थोड़े दिनों पुराना आर्टिकल है बट इस वीडियो में कवर करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ समय पर ये जो वीडियोज़ है वो अपलोड नहीं हो पाया था, है ना। तो मैंने आपसे बोला भी था कि कुछ आर्टिकल्स जो आपके पेंडिंग रह गए हैं वो मैं धीरे धीरे करके आपके आने वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो इसमें यहाँ पर 2-4 आर्टिकल हैं जो कि आपके पुराने भी मिलेंगे, ताकि आपका जो पेंडिंग पोर्शन है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो पहला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो थोड़े दिनों पहले मैंने द हिंदू के वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था, जब ये रिपोर्ट बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, लेकिन उस समय पर इसकी रैंकिंग कुछ और थी, बाद में यहाँ पर इसकी रैंकिंग कुछ और देखने को मिली है। तो आपको ध्यान क्या रखना है एग्जामिनेशन के लिए कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में, ये रिपोर्ट बताती है कि कौन कौन से देश हैं दुनिया भर में जहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं, यानी खुशहाल देश कौन कौन से हैं उसकी ये रिपोर्ट पूरी पब्लिश करता है। तो इस बार 2023 की रिपोर्ट में लगभग 146 कंट्रीज़ को कवर किया गया है और इन 146 कंट्रीज़ में से इंडिया की जो रैंक है वो है 126। तो आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक इस रिपोर्ट में कहाँ पर है। तो 126 रैंक भारत की इस रिपोर्ट में अब की बार देखने को मिली है। अब ये तो मैंने आपको वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। अब यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है वो आप यूपीएससी का पैटर्न देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो जब भी कोई रिपोर्ट, इंडेक्स, पब्लिकेशन अगर इसको लेकर कोई सवाल बना है तो ये पूछा गया है ज़्यादातर कि इसको कौन पब्लिश करता है। तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन लेकर आता है। देखो ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, यानी कि हर साल इसको लेकर आया जाता है। कौन लेकर आता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है। ये एक दुनिया भर के अंदर में सर्वे करने के बाद में, डेटा कलेक्ट करने के बाद में, ये जो पूरे कंट्रीज़ का जो रिपोर्ट है वो इसको तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में क्या देखा जाता है? 6 मेन चीज़ों को देखा जाता है। वो 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला, सोशल सपोर्ट कितना है एक देश में। दूसरा, लोगों की इनकम कितनी है उस देश के अंदर में। तीसरा, यहाँ पर लोगों की हेल्थ कैसी है। चौथा, लोगों के पास में फ्रीडम कितना है। चौथा, जेनरेसिटी देखी जाती है। पांचवा, करप्शन किस लेवल पर है ना, करप्शन है या नहीं है। तो ये चीज़ और ये 6 चीज़ों को देखा जाता है और इन 6 लेवल पर अगर कोई भी देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इस रिपोर्ट में उसकी रैंक अच्छे नंबर पर होगी। और अगर यहाँ पर इन्हीं 6 फैक्टर्स के ऊपर उस देश के हालत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर में उसकी रैंकिंग काफ़ी डाउनवर्ड रखी जाएगी। और इंडिया की रैंकिंग अब की बार काफ़ी ज़्यादा बेकार रखी गई है। जैसा आप देख पाओगे 146 कंट्रीज़ में से 126 नंबर पर इंडिया को रखा गया है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर में। अब ये तो हो गई यहाँ पे हमारी एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब कुछ और चीज़ें हैं। सवाल ये है कि सर नंबर 1 पर कौन है? अभी तक ये नहीं पता चला नंबर 1 पर कौन है। तो नंबर 1 पर है फिनलैंड। फिनलैंड जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो लगातार पिछले 6 सालों से इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में नंबर 1 पर बैठा हुआ है। ये दुनिया की एक हैप्पीएस्ट कंट्री है, खुशहाल देश है, लोग यहाँ पर काफ़ी खुश हैं। इसका मतलब वहाँ पे लोगों की इनकम बहुत अच्छी है, करप्शन बहुत कम है, सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों की हेल्थ अच्छी है, लोगों के पास में फ्रीडम है, ऐसा कह सकते हो। यानी कि ये जो 6 फैक्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा मैटर करते हैं,
ठीक है, तो फिनलैंड क्या है, एक सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है, इस वजह से 2023 की इस रिपोर्ट में उसको नंबर 1 पे रखा गया है। इंडिया को 126वें नंबर पर रखा गया है 2023 में। अगर हम इंडिया की रैंक को पिछले साल से कंपेयर करें 2022 से, तो 2022 में इंडिया की रैंकिंग थी 136। तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत अब की बार इंप्रूवमेंट ज़रूर से हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये इम्प्रूवमेंट इतना भी बढ़िया नहीं है कि हम अपने पड़ोसी देश से आगे निकल सकें इस रिपोर्ट में। इवन आप देख पाओगे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसा देश, उसकी रैंक 108 रखी है। श्रीलंका जैसा देश जिसकी रैंकिंग 112 रखी है। ऐसे दो देश जो कि बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर इनको ये रखा गया है ऊपर इंडिया से इस रिपोर्ट के अंदर में। क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस रिपोर्ट को कौन लेकर आता है हर साल, तो ये बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था 2012 के अंदर में यूएनएन सेक्रेटरी जनरल के दौरान, और इसी के अंडर में आता है। और यही जो है हमारा क्या करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 को पब्लिश करने का काम करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है कैंडिडा ऑरिस के बारे में। अब ये जो टर्म है बहुत चर्चा में है। ये क्या है, ये एक फंगस है, जैसे फफूंदी होती है ना वाइट कलर की, आपने कई बार देखा होगा, उसी को हम लोग फंगस बोलते हैं। तो ये भी कैंडिडा ऑरिस बेसिकली एक प्रकार का फंगस है, लेकिन ये ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है। एक ऐसा फंगस जिसको दवाइयों से भी नहीं ख़त्म किया जा सकता, दवाइयों का असर इसके ऊपर नहीं होता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये क्यों है चर्चा में। देखो, जो भी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग दुनिया भर के देशों के अंदर में, उन्होंने ये बताया है कि कैंडिडा ऑरिस जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत खतरनाक फंगस है जो कि पेशेंट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, पेशेंट्स को और बुरी तरह से बीमार कर सकता है। ठीक है, इस वजह से जो टर्म है कैंडिडा ऑरिस ये चर्चा में है। तो एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कैंडिडा ऑरिस क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट है या एक्सोप्लैनेट है या एक फंगस है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, बनते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको हम कैंडिडा ऑरिस के साथ साथ सी ऑरिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रकार का ये फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड स्ट्रीम है, जहाँ पे खून बह रहा है, उसके अंदर इन्फेक्शंस क्रिएट कर देता है, वाउंड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कान के अंदर इन्फेक्शंस क्रिएट कर देता है। इवन इन इन्फेक्शंस की वजह से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। खासकर जो पेशेंट्स हैं ना, जिनको यहाँ पर कुछ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये और ज़्यादा कह सकते हो कि बुरे हालात में डाल देता है ये फंगस। अब दूसरा ये जो ऑरिस है ना, ऑरिस यहाँ पर ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड यहाँ पर जो कान होता है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है ऑरिस, तो वहीं से यहाँ पर ये कैंडिडा ऑरिस नाम लिया गया। हालांकि यहाँ पर ये केवल कान को अफेक्ट नहीं करता, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कान के साथ साथ घाव वाले इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और भी आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी लगा हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस बीमारी का इतिहास क्या रहा है। देखो, जो ये सी ऑरिस है ना, इसको सबसे पहली बार 2009 में देखा गया था जापान के अंदर में। 2009 में जापान में इस बीमारी के बारे में सबसे पहली बार पता चला। धीरे धीरे ये बीमारी फैलती चली गई, इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते चले गए, और अभी यहाँ पर 12 से ज़्यादा कंट्रीज है जहाँ पर ये बीमारी फैल रही है। ये जो इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। खतरनाक चीज़ यहाँ पर यह है कि ये इन्फेक्शन ड्रग रेजिस्टेंट है, यानी कि कोई अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटी फंगल दवाई दी जाती है ताकि उस फंगस को मारा जा सके। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर एंटी फंगल मेडिसिन को आप दोगे ना, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो बीमारी है ठीक नहीं हो पाती। ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसके ऊपर कोई दवाई अच्छे से काम नहीं कर पाती। इस वजह से यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कई सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी भी इंसान को अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो बहुत तेज़ी से बुखार रहता है और लंबे समय तक बुखार रहता है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। आप कितने एंटीबायोटिक दो, क्योंकि जब भी किसी को बुखार होता है आप लगातार एंटीबायोटिक देते रहते हो, लगातार आप ट्रीटमेंट देते रहो, लेकिन फिर भी कोई इंप्रूवमेंट उसके बॉडी में नहीं दिखाई देता। इसी को हम लोग कैंडिडा ऑरिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है INS एंड्रोथ के बारे में। यह है इंडियन नेवल शिप एंड्रोथ, जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से पिक्चर में दिख रहा है ना, यही है आंद्रोथ। अब ये क्या है समझते हैं। ये INS जो आंद्रोथ है ना, ये हमारा एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, यानी दुश्मन की जो पनडुब्बी होती है ना, पानी के अंदर जो सबमरीन चलती है, उससे लड़ने के लिए कह सकते हो इस जहाज़ को बनाया गया, इस लड़ाकू जहाज़ को बनाया गया है, जिसका नाम है INS आंद्रोथ। तो रिसेंटली यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, यानी हाल ही में इसको पूरी तरह से तैयार करके लॉन्च कर दिया है, समुद्र में उतार दिया है। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है।
तो INS ऑनरोथ क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या है, बेसिकली एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। दुश्मन की सबमरीन को उड़ाने के लिए, उससे अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी कारीगर साबित एक जहाज़ ये देखने को मिलेगा। इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के थ्रू। कोलकाता के अंदर में हमारी इंडियन नेवी के लिए इस कंपनी ने इस पूरे जहाज़ को बनाया। इसका प्राइमरी काम क्या होगा, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को चलाना। जो भी हमारे तट पर समुद्र प्रेजेंट है वहाँ पर जो भी दुश्मन की सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाना है तो हम इन जहाज़ से उस ऑपरेशन को चला सकते हैं। इसके जहाज़ में कई सारी कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है दुश्मन की सबमरीन को उड़ाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि साइज़ जहाज़ का क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। जैसे कि 76.6 मीटर ये लंबा है, 10.5 मीटर ये चौड़ा जहाज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 3 डीजल ड्राइवन वाटर जेट्स को लगाया गया है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 नॉट तक पहुंच सकती है। लाइट वेट टॉर्पीडोज को लेकर चल सकता है, दुश्मन की सबमरीन को अटैक करने के लिए कुछ और वेपन सिस्टम लेकर चल सकता है, कुछ गन्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट से फीचर्स आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में एक छोटे से बॉडी के बारे में चर्चा की जा रही है। इसका नाम है ITU, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आपसे एग्जामिनेशन में फिर से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो हुआ क्या है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये जो ग्रुप है, इसका उद्घाटन किया है। ग्रुप भी नहीं कह सकते, ग्रुप तो बहुत पहले से ही है। इस ग्रुप का जो एक एरिया ऑफिस है ना, एक ऑफिस कह सकते हो या इसका एक सेंटर कह सकते हो, उसका उद्घाटन किया गया है। इस वजह से यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ये चर्चा में है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है, 2-4 लाइन है, इसको समझ में रखना। सबसे पहली चीज़, ये एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है, UN की ही एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, आप ऐसा कह सकते हो, जिसका मेन काम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ावा देना। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कई सारी कंट्रीज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम करती हैं। कई सारे देशों की जो सरकारें हैं आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करती हैं, प्राइवेट सेक्टर बॉडीज़ आपस में मिलकर बातचीत करती हैं, ताकि दुनिया भर में जो कम्युनिकेशन लेवल है, कम्युनिकेशन को लेकर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को बनाया गया था 1865 में। उस समय पर इसका जो नाम था वो था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, लेकिन बाद में इसका नाम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कर दिया गया। 1947 में ये जो ITU है ना, ये हमारी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी बन जाती है। यानी जब इसको बनाया गया था तब ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं थी, क्योंकि 1865 में बनाया गया था। कुछ सालों बाद यहाँ पर ये एक स्पेशलाइज एजेंसी बन जाती है UN की। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। मेंबरशिप की बात करेंगे तो लगभग 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। सवाल ये आता है क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो बिल्कुल, इंडिया लंबे समय से इसका एक एक्टिव मेंबर बना हुआ है। लगभग कह सकते हो 1869 से ही भारत यहाँ पर इसका एक एक्टिव मेंबर है और रेगुलर बेसिस पर हम इसकी मेंबरशिप को निभा भी रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। RTI एक्ट जो कि अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन लंबे समय से ये अभी हमने कवर नहीं किया है, तो आज हम इसको कवर करेंगे अच्छे से कि RTI एक्ट 2005 क्या है। इसको कवर करने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2K प्लस लाइक्स का, उसको आप पूरा कर सकते हो। तो न्यूज़ में यहाँ पर क्या, न्यूज़ में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी हाई कोर्ट से बोला है कि आप क्या करो, RTI वेबसाइट्स को बनाओ आने वाले 3 महीनों के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो RTI है वो चर्चा में है। RTI का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये क्या करता है ना, ये हम पब्लिक को पावर देता है, यानी पब्लिक को, सारी जनता को पावर मिलती है इस RTI एक्ट से कि वो जो चाहे सरकार से प्रश्न कर सकती है और सरकार को उसका उत्तर देना होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च किया, यहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो इस RTI को एप्लीकेशन फाइल करने के जरिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे कैसे काम किया जाता है। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, ये पूरा कानून हमारा पार्लियामेंट लेकर आया था ताकि लोगों को यहाँ पर सिटीजन्स को एक पावर दी जा सके कि सिटीजन्स के पास में यहाँ पर एक हक हो सारी इन्फॉर्मेशन लेने का। ठीक है, और कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन को बोला यह जाता है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट से ही निकाला गया है। फंडामेंटल राइट जो कि आपका मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 19 के अंदर में आपका राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसी से यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरीज पर अप्लाई होता है, ध्यान रखना।
और इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में जो भी प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजन में क्या बोला गया है कि कोई भी सिटीजन, ध्यान रखना, हमारे देश का जो कोई भी नागरिक है वो पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकारी बॉडी से या सरकारी इंस्ट्रूमेंटल कह सकते हो, ये सरकारी जो भी बॉडी है उससे रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन की। और वो कैसी की जाएगी? आपको एक एप्लीकेशन लिखकर फाइल करनी होगी, या फिर अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी आ चुका है, आप ऑनलाइन वे में भी क्या कर सकते हो, सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो अपना आरटीआई एक्ट यूज करके। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन सीकर होगा, यानी कि जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन सरकार से मांग रहा होगा, उसको यहाँ पे कोई भी कारण देने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ मैं ये इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा हूँ। तो आपसे एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो इन्फॉर्मेशन सीकर होता है उसको कोई रीज़न देने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन है कितने दिनों में दी जाएगी, इसको समझते हैं। देखो, मान लो यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किसी से सरकार से पूछी गई, तो सरकार को यहाँ पर 30 डेज़ के अंदर अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली रिलीज़ करनी होगी, उस व्यक्ति तक पहुँचानी होगी। और जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, इसको थोड़ा बहुत लेट भी किया जा सकता है। मान लो जब किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी की बात आएगी, उससे चिंतित कोई बात आएगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा और समय मतलब कम करके कह सकते हो कि जल्दी में ही जो रिप्लाई है वो देना होगा। जब यहाँ पर किसी कोई बहुत बड़ा मैटर होगा, कोई गंभीर मुद्दा होगा, तो वहाँ पर 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन सरकार को रिलीज़ करनी होगी। जब कोई ज़्यादा गंभीर मुद्दा नहीं होगा तो कम से कम 30 डेज़ के अंदर अंदर तुरंत ही यहाँ पर गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को फाइल करने के लिए, वहाँ से सरकार के साइड से आने के लिए एक अलग से बॉडी बना रखी है जिसको हम लोग पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो ये जो हर एक पब्लिक अथॉरिटी होती है ना, उसने यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स रखे हुए होते हैं अलग अलग बॉडीज़ के, और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से कुछ सवाल पूछता है तो उसका जवाब यहाँ पर ये ऑफिसर जो है आपको दे देते हैं। यानी कि आपने आरटीआई फाइल किया, उसके बेसिस पर आपको इस ऑफिसर्स की साइड से ये जो जवाब है वो मिल जाता है। ये जो एक्ट है ये क्या करता है, ये रिक्वायर करता है कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी समझ रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट, जितनी भी बॉडीज़ गवर्नमेंट हैं, उनको क्या करना होगा, अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो कंप्यूटराइज करने पड़ेंगे। कंप्यूटर पर सारे रिकॉर्ड्स लेकर आने पड़ेंगे ताकि लोगों तक आराम से पहुंचाए जा सकें, ठीक है। सिटीजन्स को ज़्यादा समय वेट ना करना पड़े, हमेशा यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट ना करनी पड़े इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड्स अगर कंप्यूटराइज होंगे तो तुरंत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करके लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये जो एक्ट है ये हर एक पब्लिक अथॉरिटी को बोलता है कि अपने रिकॉर्ड्स सारे कंप्यूटराइज कर दो, कंप्यूटर पर चढ़ा दो, जिसको चाहिए होगा वो यहाँ पर आराम से इस रिकॉर्ड को दिया जा सकेगा, ठीक है। अब इसमें ना, अब आप सोच रहे होंगे क्या हम सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? हाँ, कुछ भी आप सरकार से पूछ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक एग्जम्पशन भी है। एग्जम्पशन मतलब अपवाद, कुछ चीज़ों पर यहाँ पर आप सरकार से प्रश्न नहीं कर सकते। मान लो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकती है, तो वैसा इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। आप जब भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगोगे तो ध्यान रखना देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक एग्जम्पशन है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है लॉन्ग टेल डक्स के बारे में। ये जो बत्तख आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रही है, इसकी जो पूंछ आपको दिख रहा होगा बहुत लंबी सी पूंछ है, इसी वजह से इसकी पूंछ के बेसिस पर ही इसका नाम रख दिया गया लॉन्ग टेल डक्स। अब हुआ क्या कि हाल ही में ये जो लंबी पूंछ वाली बत्तख है ये 116 साल बाद, ध्यान रखना 116 साल बाद कश्मीर के अंदर में वुलार लेक में नजर आई है। इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग टेल डक चर्चा में है, और ऐसे कई सारे कारणों की वजह से पहले भी अलग अलग जगह पर प्रश्न बने हुए हैं। तो ध्यान रखना ये जो लॉन्ग टेल डक है ना, ये ज़्यादातर आर्कटिक वाले रीजन में पाई जाती है। कहाँ पर? जो ठंडे रीजन है हमारे, हाई आर्कटिक रीजन, वहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छे से तैर सकती है, पानी के अंदर तक यहाँ पर तैर सकती है, ये इसकी खास बात है। जैसे बाकी सारी डक्स होती है ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ये अलग है। लंबी पूंछ वाली डक, ये जिसके बारे में बात करें, थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो स्पीशी है, इसको यहाँ पे अग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के तहत पर रखा गया है। ये अग्रीमेंट क्या है, ये इस अग्रीमेंट को आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ध्यान में रखने के लिए वो ये है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो लॉन्ग टेल डक है ये हाल ही में न्यूज़ में थी, तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस या फिर IUCN में इसको कहाँ पे रखा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना IUCN में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी पॉपुलेशन अभी काफ़ी खतरे में है, तो इसको यहाँ पे सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है,
तो 116 साल बाद यहाँ पर ये डक कहाँ पे पाई गई है? कश्मीर के अंदर में वुलार लेक में। तो वुलार लेक की लोकेशन वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए। वुलार लेक बेसिकली हमारे पूरे एशिया की एक सबसे बड़े साइज़ की जो साफ पानी वाली झील है वो वुलार लेक ही कहलाती है। ये कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में खासकर जो बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड है। इस वुलार लेक के मुंह पर यानी किनारे पर तुलबुल प्रोजेक्ट भी आपको ये देखने को मिल जाता है। इस लेक को रामसर साइट हम डिक्लेयर कर चुके हैं। बाकी मैंने बोला था ना इस अग्रीमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, अग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। तो ये अग्रीमेंट क्या है? ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, अलग अलग देशों ने मिलकर यहाँ पर इस ट्रीटी को साइन कर रखा है। ये ट्रीटी बेसिकली अलग अलग जो पानी में पाई जाने वाली बर्ड्स होती है ना, उनको सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर इस ट्रीटी को लाया गया था। खासकर अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, ग्रीनलैंड, कैनेडियन आर्किपेलागो, जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनका जो हैबिटेट है यहाँ पर, उनको सुरक्षा देने के लिए बेसिकली ये जो ट्रीटी है, जो अग्रीमेंट है, उसको लेकर आया गया था। ठीक है, इस पूरे के पूरे अग्रीमेंट को यहाँ पर तैयार किया गया है कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में, जैसे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी इस एग्रीमेंट के बेसिस पर। तो इस एग्रीमेंट के अंडर में ही इस लॉन्ग टेल डक को रखा गया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में। ये भी काफ़ी चर्चा में है, तो जीएस पेपर नंबर 3 के लिए रेलिवेंट है। हुआ क्या है? तो हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये जो 3 राज्य है आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों साथ में मिलकर आ चुके हैं और साथ में मिलकर इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम साथ में मिलकर क्या करेंगे, नेशनल चंबल सेंचुरी में जो इलीगल तरीके से खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, उसको रोकने का काम करेंगे। रेत की खुदाई होती है ना, खोद कर यहाँ पे रेत निकाला जाएगा, तो उसको यहाँ पे रोकने का काम करेंगे। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर इन तीनों ही राज्यों के थ्रू बोली गई है। इस वजह से यहाँ पर नेशनल चंबल सेंचुरी चर्चा में है, क्योंकि यहीं पर खनन का काम चल रहा है। तो नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो 3 राज्य हैं ना, इन्हीं तीनों राज्यों के ट्राई जंक्शन वाले रीजन में, यानी कि इन 3 राज्यों के साथ में आप कह सकते हो कि जो जहाँ पे ये लोग बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं ना, उसी जगह पर स्थित है। जैसे ये है राजस्थान, इधर है मध्य प्रदेश और इधर है उत्तर प्रदेश। ये जो लिंक वाला रीजन है, जो ट्राई जंक्शन वाला पॉइंट है ना, जहाँ पे ये तीनों ही राज्य लिंक हो रहे हैं, इसी जगह पर आपको ये नेशनल चंबल सेंचुरी देखने को मिल जाती है। इस नेशनल चंबल सेंचुरी में जो घड़ियाल वाले मगरमच्छ हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये घड़ियाल मगरमच्छ क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो घड़ियाल के साथ साथ इसमें रेड क्राउन रूफ टर्टल पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो रिवर डॉल्फिन है वो भी यहाँ पर पाई जाती है, गंगा रिवर डॉल्फिन भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो ये चंबल सेंचुरी है ना, ये खासकर घड़ियाल के लिए जानी जाती है। यानी घड़ियाल वाले मगरमच्छों की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो इसी चंबल सेंचुरी के अंदर में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर ना, ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसका नाम चंबल नदी के ऊपर रखा गया, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है। तो चंबल रिवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स को लेकर भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जब बात करते हैं चंबल नदी की, तो यमुना नदी की ही एक सहायक नदी है चंबल नदी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ पर गंगा निकल रही है और ऊपर यमुनोत्री ग्लेशियर से इधर यमुना नदी निकल रही है। यमुना नदी को जब आप ट्रेस करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे निकलते हुए और ऐसे यहाँ पर जाते हुए जाकर इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपको यहाँ पर एक दूसरी नदी यानी चंबल नदी के बारे में पढ़ना है। तो जब हम लोग चंबल नदी को देखते हैं तो यमुना नदी इस प्रकार से जा रही है, यहीं से यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ये चंबल नदी आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, तो यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी, ये आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये रही चंबल नदी। आगे आते हैं। अब उसके बाद में बोला गया ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विंध्या माउंटेन से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। विंध्या माउंटेन्स कहाँ पर हैं? तो एग्जैक्टली आप देखोगे ये रही विंध्या रेंज, यहीं से इन्हीं माउंटेन से जो है ये नदी निकल कर जाती है। आगे आते हैं। उसके बाद में इस नदी के आसपास यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस है वो फैले हुए हैं, विंध्या रेंजेस, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, और कुछ खास बात यहाँ पर चंबल नदी को लेकर है नहीं। आगे आते हैं। इसकी चंबल नदी की भी अपने आप पे कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे बानस, कालीसेंध, सिप्रा, पार्वती, ये यहाँ पर कुछ सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। अब यहाँ पे कुछ डिटेल मैप तो नहीं है, बट 2-4 आप देख सकते हो, जैसे बानस नदी आ रही है, ये आकर मुड़ रही है, इसमें आकर जुड़ जा रही है। तो इस प्रकार से कुछ और भी सहायक नदियाँ चंबल नदी में आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब चंबल नदी के ऊपर कुछ डैम्स भी बनाए जा रहे हैं, जैसे गांधी सागर डैम का काफ़ी नाम आपने सुना होगा, है ना। राणा प्रताप सागर डैम का नाम सुना होगा, जवाहर सागर डैम का नाम सुना होगा। तो ये डैम जो है ये चंबल नदी के ऊपर ही बनाए गए हैं। आगे आते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये डाउन सिंड्रोम क्या है समझेंगे। तो हुआ यह है कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई, जो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित एक बॉडी है, इन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे को सेलिब्रेट किया है। इस वजह से यहाँ पर ये डाउन सिंड्रोम के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक इंसान की जो जीन होती है ना, जैसे डीएनए आरएनए हम बोलते हैं, ये जीन कहलाती है। तो इसी के अंदर यहाँ पर कह सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स होना, तो इसी को हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसी जेनेटिक डिसऑर्डर की जो बीमारी है ये फैमिली के अंदर फैलती चली जाती हैं, माता पिता से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में। इस प्रकार से यहाँ पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते रहते हैं और आगे यहाँ पे बीमारी फैलती चली जाती है। होता कैसे, जैसे हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है ना, मतलब आपके बॉडी में एक लिमिटेड क्रोमोसोम है, लेकिन अलग से जो क्रोमोसोम 21 है ना, ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है। जब क्रोमोसोम 21 एक्स्ट्रा हो जाता है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एडिशनली यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आपके जो जीन है वही बदल गए। तो इस डिसऑर्डर की वजह से काफ़ी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हुआ सेल का यहाँ पे हुआ ये न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये है ना, ऐसे करके बनाते हैं ना क्रोमोसोम, ये आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ठीक है। और इसी का यहाँ पर अगर यहाँ पे जो है ना, इसको पकड़ के खींचोगे तो यहीं से आपको डीएनए भी मिल जाता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो सिंड्रोम होता है ना, डाउन सिंड्रोम, ये 3 प्रकार के होते हैं। ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, और तीसरा होता है हमारा कौन सा, तीसरा होता है मोसेक डाउन सिंड्रोम। तीनों के बीच में क्या फ़र्क होता है आओ समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ट्राइसोमी 21 के बारे में। तो जब भी हम लोग डाउन सिंड्रोम की बीमारी की बात करते हैं तो 95% अगर जो भी लोग बीमार है डाउन सिंड्रोम से, तो 95% लोगों को ये ट्राइसोमी 21 वाला ही डाउन सिंड्रोम हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर कह सकते हो कि जो भी हमारे सेल होते हैं, जो भी हमारी कोशिका होती है ना बॉडी में, हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, तो हमारे हर एक सेल के अंदर में क्रोमोसोम की 3 अलग अलग कॉपीज होती हैं, सेपरेट कॉपीज होती हैं। कौन से क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम 21 की। तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसकी 3 अलग अलग सेपरेट कॉपीज होती हैं, जबकि होनी कितनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। होती कितनी है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, 3 हो जाती हैं। इस वजह से इसको ट्राइसोमी 21 बोला गया है। अब इसकी वजह से होता क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई बॉडी में, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, है ना। कभी कभी आप देख पाओगे कान छोटे हो जाते हैं बच्चे के, है ना, या फिर सर बहुत छोटा सा हो जाता है, जो जीभ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, हाथ में झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो वो सब यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। दूसरा यहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ये लगभग केवल 3% को जो लोग हैं वही यहाँ पर इस वाली बीमारी को लेकर सफ़र करते हैं, ज़्यादा लोगों को ये होती नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट वाला, यानी कि जो क्रोमोसोम 21 है, जो एक्स्ट्रा बना हुआ है, एक्स्ट्रा जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ में जाकर चिपक जाता है, उसके साथ में अटैच हो जाता है, जबकि इसको सेपरेट रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ में जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। फिर तीसरा होता है मोसेक डाउन सिंड्रोम। तो इसके अंदर में ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। इसमें क्या होता है ना कि कुछ सेल जो होते हैं उसकी 3 कॉपीज़ होती हैं, होनी 2 चाहिए, यानी क्रोमोसोम 21 जो है ना उसकी 3 कॉपीज़ हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, इसमें कुछ कॉपीज़ प्रेजेंट भी हैं तो यहाँ पर वो अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, जबकि वो अलग होनी चाहिए। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन नज़र आता है। अब होता यहाँ पर यह है कि जब भी डाउन सिंड्रोम किसी को होता है तो इससे काफ़ी सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बच्चे की जो आंख है वो सही से बंद खुल नहीं पाती है, देखोगे इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों की जो आंख है इसके ऊपर यहाँ पे जो स्किन है बहुत ज़्यादा होती है, सही से फोल्ड नहीं हो पाती है, सही बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो झुर्रियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, है ना। जो माइंड है वो सही से काम नहीं करता, माइंड में जो कॉग्निशन बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो कि जो माइंड के अंदर में नर्व्स हैं उनका कनेक्शन प्रॉपरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है कि इसका कोई उपाय है, तो देखो यहाँ पर कोई इसका उपाय नहीं है। ये डाउन सिंड्रोम एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, किसी को अगर होता है तो ज़िंदगी भर यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सफ़र करना होगा, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि यहाँ पे बोला गया जाता है कि अगर किसी को पहले बीमारी का आभास हो जाता है, पहले पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम अर्ली थेरेपी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में उसको थेरेपी देकर उसके जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में एक नदी के बारे में चर्चा की जा रही है जिसका नाम है रिवर कोठारी। अब जो रिवर
जो यहाँ पे रिवर कोठारी है ये कहाँ पर है एग्जैक्टली? राजस्थान में। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा, पहले समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो हाल ही में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है एनजीटी, जिसका काम है हमारे एनवायरमेंट की सुरक्षा करना, इस एनजीटी ने राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बोला है कि भाई जो आपने भीलवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कंपनसेशन यानी कुछ पैसा दिया था इस रिवर कोठारी को साफ करने के लिए, यहाँ पे प्रदूषण खत्म करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, उस पैसे का उपयोग ये भीलवाड़ा म्युनिसिपल काउंसिल बिल्कुल भी नहीं कर पाया है और इस रिवर कोठारी से जो प्रदूषण है वो खत्म नहीं कर पाया है। इस वजह से इस म्युनिसिपल काउंसिल से जो भी आपने कंपनसेशन दिया था वो वापस ले लो। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर राजस्थान स्टेट काउंसिल बोर्ड को बोली गई है एनजीटी के थ्रू। इस वजह से यहाँ पर जो रिवर कोठारी है वो चर्चा में है। तो रिवर जो कोठारी है ये कहाँ से निकलती है? अरावली हिल्स से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, अरावली हिल्स से यहाँ पर निकलती है, देवगढ़ के जस्ट पास में। खासकर हम लोग बात कर रहे हैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की। जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में देवगढ़ के पास से ही जो कोठारी नदी है वो निकलती हुई नजर आती है। अगर आप लोग मैप को देखोगे तो ज़्यादा कोई क्लियर मैप तो नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है कोठारी नदी। इस प्रकार से यहाँ पर एक कोठारी नदी आपको नजर आएगी। ठीक है, ये मैंने जो ड्रॉ कर दिया ये है पूरी कोठारी नदी। आगे आते हैं, ये जो नदी है ना ये बाद में जाकर बानस नदी के अंदर मिल जाती है। अब बानस नदी आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, बनस बह रही है, कोठारी नदी ये आई और जाकर बनस के साथ में मिल जाती है। ठीक है, इसके ऊपर में एक डैम बना हुआ है, मेजा डैम, ध्यान रखना, खासकर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक मेजा डैम बना हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे जो कुएं हैं वो यहाँ पर अलग अलग गांव के अंदर प्रेजेंट हैं इस कोठारी नदी के ऊपर में, है ना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद इस आर्टिकल में आपको एक चीज़ और पढ़नी चाहिए, वो है एनजीटी, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनजीटी क्या है, इसका रोल क्या है? तो एनजीटी को हमने साल 2010 में बनाया था, किस एक्ट के माध्यम से? तो एनजीटी एक्ट के माध्यम से, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से इसको बनाया गया था। न्यू दिल्ली में इसका मेन प्रिंसिपल ऑफिस है। उसके अलावा इसके 12 छोटे छोटे और भी प्लेसेस बने हुए हैं, जैसे भोपाल में, पुणे में, कोलकाता, चेन्नई में और भी छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेस नज़र आते हैं। एनजीटी का मेन काम क्या है? आपको कोई भी शिकायत है इस किसी भी एनवायरमेंट के पोल्यूशन को लेकर, तो आप जाकर वहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकते हो। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी अपील होगी उसकी सुनवाई भी की जाती है। एनजीटी में कौन कौन होता है? तो इस ट्राइब्यूनल के अंदर में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। और जितने भी लोग होते हैं वो उनको 5 साल का टर्म दिया जाता है, 5 साल का उनका टेन्योर होता है। और अगर 5 साल का ये टर्म खत्म कर लेते हैं तो उनको वापस से रीअपॉइंट नहीं किया जाता। जो चेयरपर्सन होते हैं एनजीटी के, इनको कौन अपॉइंट करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। केंद्र सरकार भी बेसिकली क्या करती है? हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में बातचीत करती है, कंसल्टेशन करने के बाद में इस एनजीटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। और बाकी सारे जो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक अलग से सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है हमारी केंद्र सरकार के थ्रू, ताकि बाकी जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सके। लेकिन चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होता है वो मैंने आपको प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। ये यहाँ पर पूरा का पूरा एनजीटी का मुद्दा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है सैंडलवुड बुद्धा स्टैचू के बारे में। अभी आप यहाँ पर ये स्टैचू का पिक्चर देख सकते हो, ये बेसिकली बुद्धा का स्टैचू है जो कि अभी मेडिटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्टैचू का फ्रंट है और ये स्टैचू का बैक है। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा, ये इंडिया की विजिट पर आए थे। तो जब इंडिया की विजिट पर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने इनको गिफ्ट दिया है ये सैंडलवुड बुद्धा स्टैचू। इस वजह से यहाँ पर ये बुद्धा स्टैचू चर्चा में है। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने ये स्टैचू एज अ गिफ्ट जापानीज प्राइम मिनिस्टर को दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको स्टैचू के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो सैंडलवुड बुद्धा स्टैचू, जब आप यहाँ पर बुद्धा का फिगर देखते हो ना, तो बिल्कुल प्योर सैंडलवुड से बना हुआ है, चंदन की लकड़ी से कह सकते हो यहाँ पर इसको बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा गहराई से नक्काशियाँ की गई हैं। अब यार मैं शायद लेकर आया हूँ, हाँ ये पिक्चर आप देख सकते हो, कई सारी जो इंट्रिकेट कार्विंग से जो नक्काशियाँ हैं वो की गई हैं। और इस स्टैचू को एक बॉक्स में रखा गया है, जो बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, इस बॉक्स को बोला जाता है कदमवुड जाली बॉक्स। क्या? कदमवुड जाली बॉक्स बोला जाता है। इस बॉक्स में यहाँ पर स्टैचू को रखा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में अभी कुछ और चीज़ें हैं। तो अभी जिस पोस्चर में ये स्टैचू दिया गया है ना, उसमें बुद्धा बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से मुद्रा में कर रहे हैं? ध्यान मुद्रा में। ध्यान रखना, कौन से मुद्रा में? ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा कौन सी होती है? ये वाली। आप बैठकर जब एक हाथ से एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हो ना, तो ये बेसिकली ध्यान मुद्रा कहलाती है। ठीक है, एक होती है ज्ञान मुद्रा, जो हम नॉर्मल करते हैं वो होती है ज्ञान मुद्रा, जैसा आप देख पा रहे होंगे। जैसा आपने ज़्यादातर मेडिटेशन करते हुए लोगों को देखा होगा, उसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इस तरीके से।
जब अपने आप इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ में टच करके इस प्रकार से मेडिटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी सारी मुद्रा यहाँ पर मेंशन है, अपन मुद्रा, शून्य मुद्रा, गणेश मुद्रा, है ना। तो इसी में यहाँ पर आपकी एक और मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में आप बीच में दोनों थंब को जोड़कर एक बीच में ट्रायंगल बना रहे होते हो। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया, ये जो इमेज है मैंने जैसा दिखाया, बहुत सारी नक्काशियाँ हुई हुई हैं उसके ऊपर में, और कदमवुड जाली बॉक्स जो है उसके अंदर में ये जो स्टैचू है उसको रखकर प्रेजेंट किया गया था हमारे जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को। और ये किससे बनाया है? सैंडलवुड से बनाया है। तो थोड़ा सा सैंडलवुड ट्री के बारे में बात करेंगे, चंदन की लकड़ी के बारे में बात करेंगे, चंदन की लकड़ी कहाँ कहाँ पर, या चंदन की लकड़ी के जो पेड़ हैं बेसिकली वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इंडियन सैंडलवुड की बात करते हैं तो ये एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीशी है, सूखे जंगलों के अंदर पाई जाने वाली प्रजाति है। खासकर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देशों के अंदर में ये सैंडलवुड ट्री पाए जाते हैं। उसके बाद में इंडिया के, खासकर इंडिया के कल्चर में, हमारी संस्कृति में चंदन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और ये काफ़ी महंगी लकड़ी मानी जाती है। इंडिया में खासकर कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैंडलवुड्स को ग्रो किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैंडलवुड को ग्रो किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा। इस वीडियो की खास बात यही है कि कम समय में 36 मिनट में आपने 10-12 आर्टिकल तो पढ़ ही लिए होंगे, और प्रॉपर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस के बारे में। आप थोड़ा समय और दो, आपका जो टॉपिक जो भी पढ़ा है पक्का हो जाएगा। लाइन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं लाइन से जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बताता हुआ चलूंगा, आप हाथों हाथ सॉल्व करते चलना। फिर एक साथ मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, आप रीमैच करना, कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, और जो स्कोर है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग INS आंथ्रोट। जो INS आंथ्रोट है अभी आपने पढ़ा था, ये क्या है? तो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये एग्जैक्टली क्या है आपको बताना है। पहली चीज़ तो ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है ये। दूसरा स्टेटमेंट, इसको बनाया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया है हमारे इंडियन नेवी के लिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। तो RTI एक्ट 2005 को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो भी यहाँ पर RTI एक्ट का यूज़ करके सरकार से इन्फॉर्मेशन मांगता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मांगने वाला व्यक्ति है उसको एक रीज़न देना पड़ता है, एक कारण देना पड़ता है कि मैं वो इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा हूँ सरकार से। क्या ऐसी चीज़ है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटी है, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनको अपने सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर में स्टोर कर रखा जा सके, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मांगे तुरंत यहाँ पे पब्लिश की जा सके। तो बताओ यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है किस चीज़ के बारे में? अगला क्वेश्चन बात करता है, एक सेकंड रुक जाओ, ये है वो लॉन्ग टेल डक्स के बारे में। अभी लंबी पूंछ वाली बत्तख के बारे में आपने पढ़ा था, उसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक माइग्रेटरी स्पीशी है जो कि ज़्यादातर आर्कटिक रीजन के अंदर में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, इस बर्ड को, इस डक को बेसिकली हम लोगों ने IUCN रेड लिस्ट के अंदर में वल्नरेबल स्पीशीज के अंदर में कवर किया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में। तो जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। इसी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो चंबल सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है? एक ट्राई जंक्शन पॉइंट पर स्थित है, यानी कि 3 राज्य, जहाँ पर 3 राज्यों की बाउंड्री शेयर हो रही है वहीं पर ये चंबल सेंचुरी स्थित है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। क्या सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि नेशनल चंबल सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है घड़ियाल्स की पाई जाती है, घड़ियाल्स वाले मगरमच्छ की। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है इंडियन सैंडलवुड ट्री के बारे में। ठीक है, तो इंडियन सैंडलवुड ट्री को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीशी है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा कीमती लकड़ी मानी जाती है दुनिया भर में। दूसरा स्टेटमेंट इंडियन सैंडलवुड ज़्यादातर हिमालयन रीजन यानी पहाड़ी इलाकों में उगता है। क्या ये सही बात है? ज़रा ध्यान करो क्या आपको पढ़ाया था। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है रिवर कोठारी के बारे में। तो रिवर कोठारी चर्चा में है, उसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट रिवर कोठारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गुजरात के अंदर में जो गिरनार हिल्स हैं वहाँ से निकल कर आती है। दूसरा स्टेटमेंट रिवर कोठारी एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है रिवर तापी की। तापी की नदी की ही यहाँ पर ये एक सहायक नदी है कोठारी। क्या ऐसा कुछ आपने पढ़ा था? तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, अगेन बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि कैसे होता है, जब बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 प्रेजेंट होता है तब जाके डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है, ज़िंदगी भर रहती है और इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। तो बताना है कि कौन सी बॉडी है, कौन सा संगठन है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश करता है। ऑप्शन ए बोलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या फिर ऑप्शन डी ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है हमारा कैंडिडा ऑरिस के बारे में। तो कैंडिडा ऑरिस नाम की चीज़ जो है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, बताना है वो क्या है। ऑप्शन ए क्या वो एक कोरोनल मास इजेक्शन है, क्या वो एक नया डिस्कवर्ड फ्रॉग स्पीशी है, क्या ये एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है या फिर वो एक कंप्यूटर वायरस है। फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। बहुत सरल सा क्वेश्चन है और इसका सरल से उत्तर भी है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी इसके बारे में। तो गाइज़ ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट आप सारे आंसर्स को देखेंगे। आप लोग क्या करना, सारे आंसर्स को मिलाना और आपका जो भी स्कोर आया वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। आखिरी वाले क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे के सारे जो आंसर्स है वो बताता हुआ चलूँगा। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन था, मतलब कैंडिडा ऑरिस के बारे में आपसे पूछा गया था। तो कैंडिडा ऑरिस को लेकर बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो कैंडिडा ऑरिस क्या है, एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था एक ऐसी डेंजरस सा इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके ऊपर दवाई भी काम नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, हर साल पब्लिश की जाती है। तो अब मतलब इसे कौन पब्लिश करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसको पब्लिश करता है। यहाँ पे अलग से मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की आपकी बार रैंकिंग क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं आपको कितना याद है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम 21 एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाता है सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि बिल्कुल ये जो बीमारी है एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ज़िंदगी भर रहती है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रिवर कोठारी को लेकर, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि रिवर कोठारी अरावली हिल से निकलती है, ना कि गिरनार हिल से, आपको बताया था। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि रिवर कोठारी तापी नदी की सहायक नदी नहीं है, एक दूसरी नदी है। ज़रा उस नदी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं लिखने वाला था। तो उस नदी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन बताओ जिसकी सहायक नदी है ये कोठारी नदी।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इंडियन सैंडलवुड ट्री के बारे में। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो ये चंदन की लकड़ी है वो पहाड़ी इलाकों में नहीं, खासकर हमारे सदर्न रीजन में सूखे जगह पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। और आपको मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु, ये हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ हमारे हिमालयन रीजन्स नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में। इसको लेकर अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना था कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ये तो पक्का सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था घड़ियाल्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन इस सेंचुरी के अंदर में पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एक राज्य का नाम गलत है। ठीक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों के बीच में उनके ट्राई जंक्शन पॉइंट पर यह सेंचुरी स्थित है, ऐसा नहीं है। ये गुजरात को हटा दो, गुजरात की जगह मध्य प्रदेश कर दो। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लॉन्ग टेल डक्स के बारे में। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स थे, बताना था कौन सा सही है। दोनों के दोनों सही हैं क्योंकि ये डक्स आर्कटिक रीजन में मेनली पाई जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि IUCN स्टेटस में इसको वल्नरेबल स्पीशी के अंदर में कवर किया गया है। दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किस चीज़ के बारे में? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। तो जो RTI एक्ट है इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से कौन सा सही है? सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगता है इस RTI का यूज़ करके उसको एक कारण देना पड़ता है कि क्यों मैं मांग रहा हूँ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको बोला था कोई रीज़न नहीं देना पड़ता। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए जो है यानी कि 1 वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका हो जाता है रॉन्ग। दूसरा वाला सही है क्योंकि इस एक्ट में हर एक पब्लिक अथॉरिटी से बोला गया है कि आप सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था INS आंथ्रोट के बारे में। INS आंथ्रोट को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा सही है। दोनों के दोनों गलत हैं। पहली चीज़ ये क्या है? पहला स्टेटमेंट बोलता है एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। भाई ये सबमरीन है ही नहीं, ये एक जहाज़ है जो कि यहाँ पर सबमरीन को उड़ाने का काम करेगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट इसको DRDO ने बनाया है, ऐसा भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। DRDO ने यहाँ पर नहीं बनाया है क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने बनाया है हमारी इंडियन नेवी के लिए। तो इस वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, नीदर 1 नीदर 2। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी सिंपल शब्दों में। और इस वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट किया करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो क्योंकि इस वीडियो की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को तैयार करने में, जैसा आप यहाँ पे कंटेंट देख पा रहे होंगे। ठीक है, नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।